हेलो, गुड इवनिंग। चलो आज शुरू लिखते हैं हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगों की या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। फिजिक्स के कुछ इफेक्ट जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब तो किससे समझाए कि प्रकाश कैसा है, तरंग प्रकृति का है। लेकिन फिर ये नहीं समझाए जा रहे थे कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन। तो फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि प्रकाश कैसा है, कण प्रकृति भी रखता है। तो यही क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति। कुछ प्रॉपर्टीज समझाने के लिए इसको प्रकाश की तरह मानना पड़ता है और कुछ तरंग की तरह मानना पड़ता है और कुछ के लिए वेव्स की तरह मानना पड़ता है। तो इसका मतलब प्रकाश, और प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही पार्ट है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या रखती है, द्वैत प्रकृति रखती है। सबसे पहले किसने बताया था बोर करेस्पॉन्डेंस, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। बोर ने सबसे पहले बात की थी कि ये जो है यहाँ पर विकिरणों की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। लेकिन ये है कि वो दोनों प्रकृति एक दूसरे के कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। एक दिखाई देती है तो दूसरी दिखाई नहीं देती है, दूसरी दिखाई देती है तो पहली वाली दिखाई नहीं देती है। इसलिए बोर के उस प्रिंसिपल को बोलते हैं बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर पूरकता सिद्धांत। जब ये तरंग की तरह बिहेव करता है तो कण नेचर दिखाई नहीं देती है, और जब ये कण की तरह बिहेव करता है तो तरंग नेचर दिखाई नहीं देती, एक बार में एक ही दिखाई देती है। ये तो बात चल रही है विकिरणों की। ये सब कुछ चल रहा है, क्वांटम चल रहा है, आइंस्टीन अपने हिसाब से लगे पड़े हैं। एक और नए वैज्ञानिक हैं लुइस डी ब्रोगली, वो कुछ कुछ सोच रहे हैं और उन्होंने कहा आप सिर्फ विकिरणों के लिए ही नहीं, पदार्थ के लिए भी ऐसा ही कहो जैसा विकिरणों के लिए कह रहे हो। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैटर आल्सो हैज द ड्वेल नेचर। सिर्फ विकिरणों के लिए ऐसा मत कहो। प्रकाश को, जिसको हम वेव समझते थे, उसके लिए तो आपने कह दिया कि ये कण है, लेकिन जिसको आप मैटर समझते हो उससे भी एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये और एक नई घटना हो गई, एकदम से ही सरप्राइजिंग, कि अभी तक तो हम रेडिएशन की बात कर रहे थे और ये तो कुछ नया ही कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैटर से एसोसिएटेड भी वेव है। इसका मतलब, और जो मैटर से एसोसिएटेड वेव है उनको क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे। इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सेम बात वही उनकी है कि यहाँ बोर कह रहे थे कि जब वेव नेचर दिखाई देती है तो कण नेचर नहीं दिखाई देता है, पार्टिकल नेचर नहीं दिखाई देता है। जब पार्टिकल नेचर दिखाई देता है तो वेव नेचर दिखाई नहीं देती है। ठीक ऐसा ही वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैटर वेव्स में जब भार बहुत ज्यादा हो जाता है, पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कण नेचर दिखाई दे रही है, वेवलेंथ, वेव नेचर हमें दिखाई नहीं देती है, ऑब्जर्वेबल नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ एसोसिएटेड वेव है नहीं, लेकिन whatever वेव इज एसोसिएटेड नाउ विद द पार्टिकल, इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ऐसे ही पार्टिकल का मास बहुत कम हो जाता है तो हम कण नेचर हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रही है, वेव नेचर दिखाई दे रही है। तो तरंगों की तरह ही ठीक मैटर का भी बिहेवियर है, और मैटर के उस बिहेवियर को किसने दिया है, डी ब्रोगली ने, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली, क्या बोलते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर वेव, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। फिर किसने किया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ,
किसने किया? डेविसन जर्मर। डेविसन जर्मर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का एक किरण पुंज निकल के क्रिस्टल पे डाला और देखा कि वो तरंगों की तरह आउटकम्स जो थे वो जैसे तरंगों के स्क्रीन पे पैटर्न दिखाई देते हैं वैसे, ऐसे तो किसके होते हैं? तरंगों के होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी तरंगों की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब 1927 के आसपास डेविसन और जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद 1929 का नोबेल प्राइज डी ब्रोगली को दिया गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के लिए। आइंस्टीन को 1921 का, 1927 का किसको? कॉम्पटन को। ऐसे देखो, ऐसे चेहरा ऐसे, ये याद भी रखना है, ऐसे ही नहीं करना है सिर्फ, ठीक है? खुद भी याद रखो। जैसे 1927 बोले कॉम्पटन का नाम आना चाहिए। बर्थडे तो तुम्हें सबके याद है, किसी का ही पूछ लो, बोले मोहल्ले भर में बता देते उसका बर्थडे है, डेट सहित याद है। अभी तो डेट भी याद नहीं करनी। तो 1929 का नोबेल प्राइज डी ब्रोगली को दिया गया। तो सबसे पहले इसमें 2 लाइनें लिखो, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। भौतिकी की कुछ घटनाएं, भौतिकी की कुछ घटनाएं भौतिकी की कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि विकिरणों की तरंग प्रकृति मानकर समझाई जा सकती है। विकिरणों की तरंग प्रकृति मानकर समझाई जा सकती है। परंतु अन्य कुछ घटनाएं जैसे कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, परंतु अन्य कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण आदि तरंगों की कण प्रकृति मानकर समझाई जाती है। तरंगों की कण प्रकृति मानकर समझाई जाती है। विकिरणों की लिख लो एक ही बात, विकिरणों की तरंग प्रकृति मानकर समझाई जाती है। तो इसका मतलब हम किस बात के लिए सहमत है? वैज्ञानिक किस बात के लिए सहमत है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वैत प्रकृति की होती है? तो लिखो, अतः विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। अतः विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। अब लिखो 1928, 1928 बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर पूरकता सिद्धांत। बोर पूरकता सिद्धांत क्या कहते हैं? बोर पूरकता सिद्धांत में कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना में कण और तरंग प्रकृति दोनों शामिल है, लेकिन एक बार में केवल एक ही दिखाई देती है। इसीलिए दोनों प्रकृति एक दूसरे के क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, लिखो, विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए, विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए, विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग तथा कण
प्रकृति दोनों आवश्यक है। तरंग तथा कण दोनों प्रकृति आवश्यक है। विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग तथा कण दोनों प्रकृति आवश्यक है। परंतु दोनों प्रकृतियां किसी एक प्रयोग में एक साथ दिखाई नहीं देंगी। किसी एक प्रयोग में एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अब है द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे क्या है और इनसे रिलेटेड थीसिस क्या है, लिखो। जिस प्रकार विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद्युत चुंबकीय विकिरणें द्वैत प्रकृति रखती है, जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरणें द्वैत प्रकृति रखती हैं, ठीक उसी प्रकार पदार्थ मैटर द्रव्य बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। एक द्रव्य से जुड़ी तरंग द्रव्य तरंग कहलाती है। एक द्रव्य से जुड़ी तरंग द्रव्य तरंग कहलाती है। वेव एसोसिएटेड विद मैटर बोल दो या मैटर वेव बोल दो, एक ही बात है। वेव एसोसिएटेड विद मैटर बोलो या मैटर वेव बोलो, एक ही बात है। लिखो, डी ब्रोगली की इस परिकल्पना को, ये परिकल्पना किसकी है? डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली की इस परिकल्पना को कण तरंग द्वैतता कहते हैं। कण तरंग द्वैतता, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। डी ब्रोगली की इस परिकल्पना को कण तरंग द्वैतता, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, दिस assumption of de Broglie is known as wave particle duality, hypothesis बोलते हैं। This hypothesis of de Broglie is known as wave particle duality। और पूछा कि तरंग दैर्ध्य मैटर वेव से जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा? लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। p क्या है? मोमेंटम। तो मास जितना कम होगा मोमेंटम उतना ही कम होगा, और मोमेंटम जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी, हमें ऑब्जर्व करने में आसानी होगी। लेकिन मास जितना ज्यादा होगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा इसका मतलब उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए भारी पार्टिकल्स जो डेली लाइफ में हम जो भी सब देख रहे हैं वो हमें लगता है कि उनसे एसोसिएटेड वेव नहीं है, हम देख नहीं पा रहे। तो देखना है आपको, तो फिर सबसे पहले किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ पे रखो तो लैम्डा जो है वो अच्छी खासी ऑर्डर की आएगी, और वो हमारे लिए कैसी है? ऑब्जर्वेबल है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाए तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्लांक का कांस्टेंट h/p। इस संबंध को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। क्या कहलाता है? डी ब्रोगली रिलेशन। और ये किसकी तरंग दैर्ध्य है? द्रव्य की, मैटर वेव की तरंग दैर्ध्य है। मैटर वेव की तरंग दैर्ध्य है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली लैम्डा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को और कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसके विभिन्न फॉर्मूले लिखते हैं। लिखो, हेडिंग डालो,
डी ब्रोगली रिलेशन के, डी ब्रोगली संबंध के विभिन्न रूप, डी ब्रोगली संबंध के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स, डी ब्रोगली संबंध के विभिन्न रूप। पहला, अगर कोई ऐसा पार्टिकल कंसीडर कर ले जिसकी वेलोसिटी लेस देन c, बहुत कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो m बराबर क्या होता है पार्टिकल का मास, m इज इक्वल टू m नॉट 1/1 अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। और हम कह रहे हैं, हमने कंसीडर क्या कर लिया है कि v लेस देन c, तो ये वाला टर्म 0, तो m लगभग किसके बराबर हो गया, m नॉट के बराबर हो गया, m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m नॉट। तो इस केस में पार्टिकल की लेमड़ा कितनी हो जाएगी, h अपॉन m नॉट कितनी हो जाएगी, h अपॉन m नॉट। या इसको कैसे लिखते हैं, E बराबर क्या होती है, P बराबर अंडर रूट 2m और h अपॉन अंडर रूट, m की जगह क्या लिख सकते हो, m नॉट। इनको बोलते हैं अनअपेक्षिकीय कण। अनअपेक्षिकीय मतलब c की वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी से गति करने वाले नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, h अपॉन अंडर रूट 2m नॉट e। कौन से पार्टिकल्स है, नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैसा दिखेगा, सेकंड फॉर्म, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, आपेक्षिकीय गति रखने वाले कणों के लिए, और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स आपेक्षिकीय गति रखने वाले। रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी c के कंपेरेबल है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी c के कंपेरेबल है। तो इस केस में m को m नॉट नहीं लिख सकते, तो लेमड़ा क्या होगा, h अपॉन m भी, m को तो m नॉट लिख नहीं पाएंगे इस बार, h अपॉन m भी आएगा। लिखो, आगे करो इसको। E बराबर क्या होता है, पार्टिकल की कुल एनर्जी कितनी होती है, E बराबर E² बराबर होता है p² c² प्लस m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर। ये क्या है, रेस्ट मास वाला टर्म और ये मोशन वाला। और ऐसे नॉर्मल पार्टिकल की कुल एनर्जी लिखें, E² को इधर ले जाऊं तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ऐसे किसी पार्टिकल की कुल एनर्जी लिखो तो कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर होगी, m नॉट c², क्योंकि v क्या है, c के बराबर, ठीक है। यहां से p निकाल लो, उस इक्वेशन को p के लिए सॉल्व कर लो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में करो। ऐसा करते हैं, इधर इधर दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो क्या आ जाएगा, p² c² प्लस m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k² प्लस m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4 प्लस 2k m नॉट c²। m नॉट c² से m नॉट c² गया, चाहिए क्या, मोमेंटम, क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, p चाहिए हमें, p निकालो। तो p चाहिए तो c² को उधर ले जाते हैं, तो p² बराबर कितना आ गया, k कॉमन ले लो, k प्लस 2m नॉट c² बाई c², अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, नीचे से स्क्वायर हट जाएगा, सही है। सही है क्या, ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं, लेमडा बराबर कितना है, h अपॉन p, और p की वैल्यू हो रही अंडर रूट, तो c तो ऊपर चला गया, k
k प्लस 2m0 c स्क्वायर। तो रिलेटिविस्टिक केस में आपको ये फॉर्मूला लेना है काम में, जहां k क्या है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, लिख लेना साइड में, k क्या है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, m0 c स्क्वायर क्या है उसकी रेस्ट मास एनर्जी। याद रखना ये k काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड। हम किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बात करते हैं और चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल लगाकर त्वरित करते हैं। ठीक है, लिखो किसी आवेशित कण को v विभवांतर से त्वरित करने पर पार्टिकल को v विभवांतर से त्वरित किया जाए। कोई चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल का चार्ज q मान लेते हैं और v विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल ही है, मैटर है, से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? v विभवांतर किसी पार्टिकल पे लगाते हो तो वो कितनी एनर्जी गेन कर लेता है? QV, Q इंटू वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लो कोई आवेशित पार्टिकल, कहने की बजाय कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो Q बराबर कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो E बराबर कितनी हो गई? EV। आपको इस इलेक्ट्रॉन की लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा बराबर क्या होगी? h/√2m। और E बराबर क्या है? EV, h/√2m EV। सब कुछ आपको पता है। इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ लिख लो आप 4 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हो। इलेक्ट्रॉन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। H पता है, 2 पता है, M पता है, E पता है, कितना आता है? 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके देख सकते हो आप लोग खुद भी। मान लो प्रोटॉन ले लिया तो चेंज आएगा क्या कुछ? प्रोटॉन ले लिया तो कुछ चेंज आएगा क्या? बताओ, ये m0 है। प्रोटॉन ले लिया तो चेंज आएगा क्या? क्यों? मास भी तो है, चार्ज तो सेम रह गया लेकिन मास तो है ना। प्रोटॉन का मास तो अलग है, प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन भारी है, इसका मतलब मास ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? कम आएगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इजीली ऑब्जर्वेबल है, प्रोटॉन की इतनी इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होगी क्योंकि उसकी वैल्यू कम आएगी। न्यूट्रॉन ले सकते हो क्या? वो तो चार्ज पार्टिकल नहीं है। यहाँ ये फॉर्मूला तो चार्ज पार्टिकल के लिए लग रहा है ना, तो फिर अल्फा पार्टिकल वगैरह और ले सकते हो। अल्फा लोगे तो फिर वो और ज्यादा भारी होगा, और ज्यादा भारी होगा तो फिर चार्ज, उसका चार्ज भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये और छोटी आएगी। तो जितना ज्यादा भारी पार्टिकल लोगे उससे एसोसिएटेड मैटर वेव को डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि उससे एसोसिएटेड वेव है, नहीं है तो सही, लेकिन हम भारी पार्टिकल से रिलेटेड या एसोसिएटेड वेव्स को देख नहीं पा रहे, दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। रेस्ट मास, ये सब तो हाइपोथेसिस चल रही है, किसकी? डी ब्रोगली की। अभी तक तो डी ब्रोगली परिकल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए।
कौन देगा परिकल्पना को साकार रूप? प्रायोगिक प्रेक्षण, डेविसन जर्मर। तो हेडिंग डालो। पहले सोच लो आराम से, पहले माइंड। हाँ, फिर बीच वाला फॉर्मूला लगा लो। बीच वाला फॉर्मूला वो तो रिलेटिविस्टिक के लिए तो वही है ना। यहाँ तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। अब बताओ किसने किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन? डेविसन जर्मर ने। इलेक्ट्रॉन डाले और निकल के पृष्ठ पे, और क्या हो रहा है? ये कौन सी परिघटना है? पार्टिकल डाल रहे हैं और पार्टिकल से हम कह रहे हैं कि वो तरंग प्रकृति दिखाए हैं। कौन सी तरंग प्रकृति दिखाएंगे? डेविसन जर्मर प्रयोग। और इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं, टंगस्टन का लैंप टाइप का यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं गर्म करने पर। किरण पुंज जो इलेक्ट्रॉनों का काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? विवर्तन। किस पे गिरेंगे? निकल के पृष्ठ पे गिरेंगे। और निकल के पृष्ठ का विवर्तन की कुछ शर्त होती है। अगर निकल के पृष्ठ का आयाम मतलब डायमेंशन, दो एटम्स के बीच की दूरियां उसकी वेवलेंथ के लगभग ऑर्डर की होंगी तो विवर्तन इजीली ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन। डेविसन जर्मर प्रयोग। किसने किया इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन? डेविसन जर्मर ने। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। 1927 के आसपास काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवस्था देख लेते हैं, सेटअप कैसा है, कैसे कर रहे हैं, प्रायोगिक व्यवस्था कैसी है देख लेते हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन गन लगा रखी है। ये इलेक्ट्रॉन गन है। इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे किरण पुंज के रूप में बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये एक धातु की सरफेस है और ये निकल है। इसके ऊपर किरण पुंज क्या हो रहे हैं? आपतित हो रहे, इंसिडेंट हो रहे, और सभी दिशाओं में क्या होंगे? स्कैटर्ड होंगे, सभी दिशाओं में होंगे। हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? संसूचक, डिटेक्टर, जो चेक कर सके कि इधर कितने आ रहे हैं। ये जो इधर स्कैटर्ड होंगे इस एंगल पे, ये इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पर घुमा घुमा कर, पहले इस एंगल पे रख लिया, फिर दूसरे एंगल पे, फिर तीसरे एंगल पे, डिटेक्टर घुमा घुमा के चेक कर रहे हैं कि कौन से एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये तो क्या है? इंसिडेंट बीम, इलेक्ट्रॉनों की इंसिडेंट बीम। आपतित किरणपुंज, क्या बोलते हैं? आपतित किरणपुंज। ये क्या है? स्कैटर्ड बीम, परकिरणित किरणपुंज, परकिरणित किरणपुंज। ठीक है, निकल का क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल की सरफेस पे डाल रहे हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन को अगर, इस इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का तंतु लगा होता है, एलिमेंट, और
वो जब गर्म होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, रिजेक्ट होते हैं। धातु को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी मिले तो वो फ्री हो जाते हैं। फ्री हो गए वो इधर किरण पुंज के रूप में निकलते हैं। किरण पुंज के रूप में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, रास्ते में पोटेंशियल लगाते हैं ताकि वो एक्सीलरेट हो जाए। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इस धातु की पृष्ठ पर गिरेंगे, गिरेंगे तो सभी दिशाओं में, जैसे इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है तो सभी दिशाओं में क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पे लगा के डिटेक्ट कर लेंगे। ये डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। डेविसन जर्मर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को, बाकी व्यवस्था तो आपको समझ में आई गई है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को वर्ताकार रूप में घुमाकर, ऐसे यहां से शुरू करके यहां तक घुमा लेते हैं, एक बार यहां रख लिया फिर वहां रख लिया, वर्ताकार रूप में घुमाकर किसी भी कोण पर प्रकीर्णित, किसी भी कोण पर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का मापन कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का मापन कर लिया जाता है। इसके बाद डेविसन जर्मर ने क्या किया, डेविसन जर्मर ने ग्राफ खींचे, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता और एंगल फाई के बीच में। ठीक है, तो लिखो डेविसन और जर्मर ने, डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन तीव्रता, इलेक्ट्रॉन तीव्रता तथा प्रकीर्णन कोण फाई के बीच ध्रुवीय ग्राफ, पोलर ग्राफ बोलते हैं, ध्रुवीय ग्राफ ड्रॉ किए, खींचे, ध्रुवीय ग्राफ ड्रॉ किए। अगर इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन मान लो कि तरंग प्रकृति नहीं दिखाते, तब आप क्या फील करते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो सभी दिशाओं में लगभग यूनिफॉर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो हमें ऐसे सर्कल्स के रूप में इंटेंसिटी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीर सम्मत बोलती कि यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम ऐसे डालेंगे तो ऐसे इक्वल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सर्कुलर ग्राफ मिलने चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसे नहीं मिले। ग्राफ कैसे मिले, ग्राफ डेविसन और जर्मर ने खींचे। ग्राफ बड़े ही अलग किस्म के थे। ये है वाई एक्सिस पे इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी है और इधर फाई है। फाई उसके अंदर हम दिखाएंगे। यहाँ वोल्टेज भी अलग अलग है। तो कैसा एंगल आया, ऐसे ग्राफ आ रहे हैं, देखो पहले ऐसा ग्राफ आया, फिर एक, मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, 2-3 से ही काम चला रही हूँ, फिर एक ऐसा ग्राफ आया, और फिर वापस उन्होंने तो काफी सारे ड्रॉ किए, फिर वापस ऐसा ग्राफ आया। और ये अलग अलग वोल्टेज पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये है 45 मान लेते हैं, ये 54 और वो 68 और 8, ये 45, ये 54 वोल्ट पे और ये 68 वोल्ट पे। ठीक है, ये वाला एंगल जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, ये नापा गया, कितना था,
50 डिग्री। जहां हम यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की सोच रहे थे वहां पे देखा कि इंटेंसिटी है वो एक फिक्स एंगल पे सबसे ज्यादा मिल रही है। किस पे? 50 डिग्री पे। उस समय वोल्टेज कितना है? 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसे बनाते हैं, पहला ग्राफ ऐसे बनाते हैं, फिर दूसरा 40 के बाद 48 पे बनाएंगे, तो ऐसे थोड़ा सा करके थोड़ी सी चोंच यहाँ से निकालेंगे, फिर ऐसे, फिर थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा चोंच निकालेंगे, फिर ऐसे, फिर ये 54 वाले में सबसे ज्यादा ऐसे निकालेंगे, और फिर वापस कम करते हुए तो 4-5 भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप बता सकते हो क्या? डेविसन जर्मन ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंटेंसिटी यूनिफॉर्म आती तो कण कणों की तरह बिहेव करते हैं और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस सा मिल गया, थोड़ा बहुत अंतर चलता है। ये तो कुछ बात बड़ी नहीं, ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। डेविसन जर्मन ने कहा कि ये वो जो लुइस डी ब्रोगली जो कह रहे थे ना, उसको फॉलो करने लग गए हैं। इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति शो कर रहे हैं? तरंग प्रकृति। और उस तरंग प्रकृति से यही इंटेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि इसी एंगल पर इन वेव्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव होता है वहां मिनिमम, और इन बिटवीन जहां चल रहा है वहां थोड़ा वेरिएशन है। तो ऐसा तो वेव्स के साथ होता है। इंटेंसिटी इंटरफेरेंस जब हम देखते हैं तब ऐसा होता है, वहां पे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन के बाद इंटरफेरेंस देखो, या सीधा ही दो वेव्स के बाद इंटरफेरेंस देखो, तब हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन मिलता है। जैसे लट्टू की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, कमरे में होमोजीनियसली फैली हुई है, ठीक है। इसको डबल स्लिट से गुजार के, ये तो मान लो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं है, अगर मोनोक्रोमेटिक हो तो बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, यूनिफॉर्मली फैली हुई है, आप उसको दो यंग डबल स्लिट से गुजारो तो इंटेंसिटी का पैटर्न पर्दे पर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? कहीं अंधेरा दिखाई देगा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट थी उसको आपने पैटर्न के रूप में लेके आ गए। ठीक वैसा ही यहाँ हो रहा है। कहाँ तो हम यूनिफॉर्म की सोच रहे थे और कहाँ ये तो पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया इसने। इसका मतलब डेविसन जर्मन ने कहा कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी वेव प्रकृति शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो बीम है वो यहाँ क्या कर रही है? डिफ्रैक्शन कर रही है, विवर्तन कर रही है, और डाइफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस की वजह से ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ कण होते, वेव्स एसोसिएटेड नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। सब जगह इंटेंसिटी लगभग सेम सी दिखती है, ऐसा नहीं है, तो इंटरफेरेंस के बाद दिखती है। स्क्रीन पे जो है इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है ना। तो लिख लो इसके नीचे 2 लाइनें। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रारूप में, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रारूप में देखने पर, प्रारूप में देखने पर प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री पर, प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री पर, जिसके लिए विभवांतर 54 वोल्ट है, प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री पर जिसके लिए विभवांतर 54 वोल्ट है, 54 वोल्ट है, कोमा विवर्तित या प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की इंटेंस पीक दिखाई दे रही है, तीव्र पीक दिखाई दे रही है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्र पीक, इंटेंस पीक दिखाई दे रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन में, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन बीम में तीव्र पीक, इंटेंस पीक को दिखा रही है। इस शिखर मान को तभी समझा जा सकता है, इसको बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। इस शिखर मान को तभी समझा जा सकता है, इस शिखर मान को तभी समझा जा सकता है
जब ये सॉलिड है और सॉलिड में क्या पाया जाता है, लैटिस पाया जाता है, और लैटिस की कुछ पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। तो इस लैटिस के जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इससे विवर्तित या स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उनके बीच में क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण। तभी ऐसा माना जा सकता है, तभी समझा जा सकता है जब जालक तलों के परमाणु, सेंटेंस कंप्लीट करो, तभी समझा जा सकता है जब जालक तलों में परमाणुओं की आवर्ती व्यवस्था, पीरियोडिक अरेंजमेंट, परमाणुओं की आवर्ती व्यवस्था, पीरियोडिक अरेंजमेंट से परिकिरणित होने वाली तरंगे, से परिकिरणित होने वाली तरंगे संपोषी व्यतिकरण करें। जब परिकिरणित तरंगे संपोषी व्यतिकरण करें। ठीक है, अब देखो सॉलिड की सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे एक्स किरणें डालते हैं, तो एक्स किरणें क्या दिखाती हैं, विवर्तन दिखाती है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डिफ्रेक्शन, क्या बोलते हैं वहां पे। सॉलिड की सरफेस पे हम क्या डालते हैं, एक्स किरणें डालते हैं, वो विवर्तित होती है। उससे ब्रेग ने क्या एक फॉर्मूला दिया था, उसको बोलते हैं ब्रेक डिफ्रेक्शन घटना को, और ब्रेग ने एक फॉर्मूला दिया था 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स किरणों का डायमेंशन या एक्स किरणों की वेवलेंथ सॉलिड के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के क्या थी, कंपेरेबल थी। तो एक्स किरणों जो है धातुओं के साथ क्या करती हैं, डिफ्रेक्ट डाइफ्रेक्शन दिखाती है। ये ठीक वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन भी निकल के पृष्ठ से क्या दिखा रहा है, डाइफ्रेक्शन दिखा रहा है। और चीर सम्मत यांत्रिकी में तो ऐसा कुछ माना ही नहीं जाता है कि कण डाइफ्रेक्शन दिखा सकते हैं, ये बात क्लासिकल भौतिकी मानती ही नहीं। तो इसका मतलब अब ये पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, तरंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो लुईस डी ब्रोगली ने जो परिकल्पना की है वो यहाँ क्या हो रही है, सत्यापित हो रही है। ठीक है, तो आगे से याद रखना, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन किसने किया, प्रायोगिक रूप से डेविसन और जर्मन ने। इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कराने के लिए आपको कौन सी सीट चाहिए, मेटल सरफेस चाहिए। और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर की है, हाँ वो लैम्बडा किस ऑर्डर की है, निकल के जो क्रिस्टल है उनके इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के बराबर, प्लेनर डिस्टेंस के बराबर। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, वो वहां पे लिखी हुई, लगभग किस ऑर्डर की आएगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। वोल्टेज का कुछ भी मान रखोगे तो भी घुमा फिरा के वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की आएगी। और निकल धातुओं में इंटरप्लेनर डिस्टेंस किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम की। कितने की होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। बात वेरीफाई हो रही है, एक्सरेज एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, इसलिए धातु की पृष्ठ से क्या करते हैं, डाइफ्रेक्शन दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी किस ऑर्डर की आ रही है, लगभग लगभग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की आ रही है। इसलिए निकल की पृष्ठ से क्या दिखाता है, विवर्तन दिखाता है। किसने वेरीफाई कर लिया, डेविसन जर्मन। बात समझ में आ रही है, न्यूट्रॉन का विवर्तन भी होता है। अगर न्यूट्रॉन का विवर्तन करना हो तो फिर आपको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ, न्यूट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ वो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ से ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि लैम्बडा बराबर क्या है, h/p। p में मास आ रहा है, सेम वेलोसिटी से दोनों को चलाया जाए तो मास किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है तो न्यूट्रॉन से एसोसिएटेड लैम्बडा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रिस्टल से तो फिर न्यूट्रॉन का डिफ्रेक्शन होना मुश्किल है,
क्योंकि न्यूट्रॉन तो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, उससे भी कम चाहिए, तो फिर न्यूट्रॉन का डिफ्रेक्शन किससे हो सकता है? आराम से सोचना घर पे जाके। न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला भी लिखते हैं हम लोग ऐसा। न्यूट्रॉन का डिफ्रेक्शन किससे कराया जाता है? डिफ्रेक्शन की एक ही शर्त है। क्या शर्त है? गिरने वाली वेवलेंथ जिस मटेरियल पे गिरे उसके इंटरप्लेनर डिस्टेंस के ऑर्डर की होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है ना? तो सोचना न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन के बारे में है? हाँ, इसमें तो फिर वही तो कह रही हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का डिफ्रेक्शन कैसे कराएंगे? कुछ और तरीका अपना। एक बात और बता दो मेरे को, एक बात, छोटी सी और बात कर लेते हैं कि जब पानी बहता है, पानी बहता है तो पानी कैसे बहता है? ऐसे वेव्स के रूप में ऐसे फ्लो करता है, तो वहां फ्लक्स किसका होता है? वाटर का। ये जो वेव्स बनती है किसकी बन रही है? वाटर की। एक्चुअली बह क्या रहा है? वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, हाँ या ना? पानी तो बह रहा है। पानी नदी में, पानी नदी के पास बैठ के देखो तो ऐसे आपको धाराएं दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? तो धाराएं हैं किसकी? एक्चुअली पानी की है। बिल्कुल सही बात है। और कोई ऐसी बताओ धाराओं वाला, जहां धाराएं दिखाई दे और क्या बह रहा है, ऐसा कोई और एग्जाम्पल बताओ। शहद को बहा दे, फिर थोड़ी देर बाद इथर बहा लो, फिर बेंजीन बहा लो, है? फिर पहले मैडम डिस्टिल्ड वाटर था, इस बार है ना नॉर्मल वाटर है, फिर बारिश वाला आया है, हम अब की बार समुद्र से लाए हैं। आई डोंट नीड योर सच टाइप ऑफ आंसर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो बहती है। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो वहां एक्चुअली चलता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं ना? आई एम राइट और नॉट? तो फिर है? हाँ, अब लाइन पे आए हो। ठीक है, ऐसे ही आप कह रहे हो, ये डी ब्रोगली क्या कह रहा है? क्या प्रत्येक जो या मैटर है उससे एसोसिएटेड मैटर वेव होती है। तो लोगों ने पूछा कि जब मैटर वेव चलेगी तो आखिर चलेगा क्या? जब भी कोई वेव चलती है तो कुछ ना कुछ चलता जरूर है। जब आप कह रहे हो कि यहाँ मैटर वेव्स भी होती हैं और मैटर से एसोसिएटेड वेव है, तो जब मैटर वेव्स होती है तो फिर चलेगा क्या वहां पे? व्हाट विल फ्लो? कौन फ्लो करता है, कौन चलता है? धमाकेदार दिमाग को ओपन कर दो, ऐसे दिमाग के खतरनाक आइडिया लेके आओ कोई। वो आजकल ऐड आता है ना, वो कुछ खाई वो एक चॉकलेट और फिर दिमाग चला, आइडिया, आइडिया लेके, तो फिर रखा करो 50-50 पैसे वाले। यू खाई और यू आइडिया आया। हाँ, क्या चल रहा है? तो फिर बात करते हैं वेव फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? वेव फंक्शन की। अब कौन चल रहा है? साई चल रहा है, वेव फंक्शन। पार्टिकल से एसोसिएटेड हमेशा क्या होता है? एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन का क्या भौतिक सार्थकता है? कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, क्योंकि कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो फिर ये क्या है ऐसी चीज? फिर इसकी सार्थकता कैसे तय करोगे? हाउ विल यू शो इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? कर देंगे। वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर हमेशा किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? प्रायिकता को बताता है। अगर ये 1 आता है, इट मीन्स डेफिनेटली द पार्टिकल ऑफ दैट मैटर इज देयर। अगर ये 0 आ जाता है, साई के मोड का स्क्वायर, तो डेफिनेटली द पार्टिकल ऑफ दैट मैटर इज नॉट देयर, और इन बिटवीन है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वहां पाए जाने की कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज है। 20%, अगर हमने कह दिया कि 0.2 आ गया तो 20% पॉसिबिलिटी है कि इट मे बी देयर
और 80% प्रोबेबिलिटी है कि इट इज नॉट देयर।